हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय कुमार आप लोग के बीच उपस्थित हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सा क्लास लेकर करके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बीपीएससी का पूरी सिलेबस को हमने चर्चा किया था। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्री और मेंस दोनों को लेकर के हमने चर्चा किया था। आज हम जो बीपीएससी का जो मेंस का टॉपिक है, जीएस पेपर 1 का जो टॉपिक है शिक्षा व्यवस्था को लेकर करके, उसमें हम काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इस पीपीटी को कुछ भाग में बांटे हैं, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने बताया ही था सिलेबस वाले वीडियो में कि फिक्स टॉपिक है। मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो फिक्स टॉपिक है। एक बात और हम आपको बता दें कि आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम जो भी कंटेंट आपको दे रहे हैं काफ़ी यूजफुल होगा। और ऐसा नहीं है कि हम आप लोग के बीच आकर के पूरा फाजुल फेंकते हैं, ठीक है। या थंबनेल में भी जो भी हम आपको लगाते हैं, जो मेन कंटेंट जो हम पढ़ाएंगे वही लगाते हैं। ये नहीं कि कुछ धांसू लगा दिए, ऐसा ही थंबनेल पर कुछ और दिख रहा है और अंदर में जब उसके घुस करके देखे तो वहाँ पर कुछ और मिल रहा है, ठीक है। वॉइस क्वालिटी भी ठीक है, वीडियो की क्वालिटी भी आपको ठीक मिल रहा है। हम आपसे यही विनती करेंगे कि आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और जो सीरियस कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जो चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में उनके लिए काफ़ी अच्छा हो, तैयारी बेस्ट हो, ठीक है, नॉलेज के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे फैक्ट की भी इसमें बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, ठीक है। आप कॉपी कलम लेकर के बैठे और जब हम ये टॉपिक को ख़त्म कर देंगे तो आप बुक में भी जो है ये सर्च मार करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका पीपीटी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव पर हम अपलोड कर देंगे, जो डिस्क्रिप्शन में भी हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर अवेलेबल करवा देंगे आप लोग के बीच। तो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। चैनल पर जो नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं वे सभी अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हमने बोला था कि जो पास आउट है, 12th पास आउट है, जो ग्रेजुएशन है, जिनको अभी तक कोई व्यू पता नहीं चल रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके लिए तो ये वीडियो खास तौर पर ये हमने फॉर्मेट किया है पूरे स्टॉक पीपीटी को, ठीक है ना। तो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। वीडियो की शुरुआत अगर करने की अगर हम बात करें तो आज की जो टॉपिक हम आप लोग की भी चर्चा करेंगे क्या हुआ है, वह भारत में शिक्षा प्रणाली। हमने जो सिलेबस की चर्चा किया था तो सिलेबस में हमने बताया था कि सिलेबस के जो प्रश्न पत्र 1 है उसमें डायरेक्ट मेंशन कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न क्षेत्र के प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा, यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो प्रौद्योगिकी, जो नए इसमें बदलाव किए गए हैं, जो नए तकनीक इसमें अभी ऐड किए जा रहे हैं, उस पर के आधार के आरंभ और विकास से जो है प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, ठीक है ना, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। यहाँ पर अगर ये समझते हैं कि जो भारत की अगर हम शिक्षा व्यवस्था की अगर प्रणाली को समझें तो हमने एक इसको डिवाइड किया है। जैसे सिलेबस में दिया गया है ना पाश्चात्य शिक्षा, तो हमने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। 3 लेवल पर हम इसको पढ़ करके देखेंगे। पहला लेवल हमने जो आज के टॉपिक में लेकर के चले हैं वो आपका है आज़ादी के बाद, 1947 के बाद जितने भी शिक्षा पर काम किया गया है, एजुकेशन पर जो काम किया गया है, वे सारे टॉपिक को आज हम चर्चा करेंगे। इसे थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, और ये भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम का मेरे पास अभाव है, जिसके कारण आज हम 2 चीज़ों पर काफ़ी मुख्य फोकस कर रहे हैं। एक जो आपका 1968 वाला जो शिक्षा व्यवस्था है और एक आपका 1986 वाला। इसमें जो संशोधन हुआ है 1991 और 92 में, इस पर चर्चा करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान पर चर्चा करेंगे।
ठीक है। और जो मिड डे मील है हम उस पर चर्चा करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। तो ओवरव्यू आप ये समझ लिए कि आज की वीडियो में हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, ठीक है। ये खत्म, अगर जो नेक्स्ट वीडियो हम इस पर लेकर के आएंगे वो क्या करेंगे, जो 2009 में एक संशोधन हुआ था एजुकेशन को लेकर करके, इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे जो NEP है आपका 2020 वाला, नई शिक्षा नीति जो 2020 वाला है, उस पर हम काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद हमने जो भागा अगला जो टॉपिक लेकर के आएंगे, एजुकेशन को पूरा निचोड़ हम आपको लेकर के आएंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी लेकर के आएंगे। फिर ये भी देखेंगे कि मेंस में कैसे इस क्वेश्चन को लिखना है, फॉर्मेट कैसे चेंज करना है। ये देखेंगे कि जो पिछले कई वर्षों में जो क्वेश्चन का जो रिपीट हुआ है, जो इस पर जो क्वेश्चन पूछा है उस पर भी हम विचार करेंगे। लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें मेंस में जो लिखना होगा तो थोड़ा सा उसमें फैक्ट पर हम ज़्यादा गौर करेंगे, फैक्ट पर, और इसके साथ साथ क्या करेंगे, लिंक करने के लिए सीखेंगे, है ना। तो लिंक हम तभी कर सकते हैं जब हम पूरी व्यवस्था को, पूरी सिस्टम को ठीक से समझेंगे, पूरी प्रणाली को ठीक से हम समझ लेते हैं तो लिंक करना काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद जो ये हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था। जो ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा व्यवस्था है ना, उस पर हम चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, डीप में घुस करके चर्चा करेंगे, ताकि टीटी के लिए भी अगर जो प्रश्न बन सकता है वो भी आपसे ना छूटे। इसके साथ साथ मेंस में तो प्रश्न ना ही छूटेगा, क्योंकि मेंस में फिक्स आपका क्वेश्चन आने वाला है। इसके साथ ही हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में जो शिक्षा व्यवस्था था उस पर काफी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो ये 3 क्षेत्र में हम बात कर देखेंगे। ये पूरी सिलेबस जो आपको यहाँ पर देखे हैं, पाश्चात्य शिक्षा प्रौद्योगिकी वाला जो नए इसमें ऐड किया गया है, पूरे विकास क्रम को हम बारी बारी से एक एक करके समझने वाले हैं, ठीक है। अब आइए, जो हमने बोला ना कि आज के टॉपिक में जो हम जो चर्चा करने वाले हैं वो आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 वाला, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाला, और ये दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों को देखेंगे। तो आज हम ये दोनों पर काफी डीप में चर्चा करेंगे, कब लाया गया, किस कौन सी समिति का गठन किया गया, ठीक है, किसकी सरकार में ये आपका लाया गया था, कौन सी सरकार में संशोधन हुआ, क्या इसका फायदा है, क्या इसका नकारात्मक पक्ष है, ठीक है, क्या क्या बदलाव किया गया, ये सारी बातों को हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर हम एक बात आप लोग को बताएं कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में भी जो है कुछ एजुकेशन के बारे में आपको बोला गया है, तो थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, पहले उस पर एक नज़र देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में क्या क्या बोला गया है, ठीक है ना। हमारे जो संविधान है, संविधान में कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद है, ठीक है, जिसमें एजुकेशन से संबंधित बात किया गया, क्योंकि हम आज़ादी के बाद वाली सेक्शन को देख रहे हैं तो संविधान पर एक नज़र देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और बात करें भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रमुख प्रावधान की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, जो 2009 में हम चर्चा भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में। 2009 में जो संशोधन हुआ था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम संशोधन जो हुआ था, उसमें क्या कहा गया था कि 6 से लेकर करके 14 वर्ष के बच्चों जो हैं उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया था। और ये याद रखना है कि जो आर्टिकल 21A है, भारतीय संविधान का मूल अधिकार आर्टिकल 21, ठीक है, ए में ये आपका एक मौलिक अधिकार बना दिया है ना, गरिमा का आधार, जिसमें आर्टिकल 21 में आपका है, ठीक है। उसी के तहत जो है एक नया आर्टिकल यहाँ पर जोड़ा गया 2009 में 21A। इसमें क्या किया गया कि जो 6 से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसके लिए जो एजुकेशन है वो निःशुल्क कर दिया गया और अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये बात हम याद रखना है। इसके साथ ही जो आर्टिकल आपका 45 है, आर्टिकल 45 मतलब नीति निर्देशक जो तत्व है, भाग 4, संविधान के भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें अगर हम आर्टिकल 45 की बात करें तो आर्टिकल 45 में कहा गया है कि राज्य को यह निर्देश दिया गया है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि DPSP में कहा गया क्या कि वो सरकार को जो है यह निर्देश देता है कि आपको लोगों की भलाई में, जनता के हित में, ठीक है,
सामूहिक भलाई में जो है आपको इसमें जो निर्देश दिया गया उस पर आपको काम करना है। ये कानूनी बाध्यता तो नहीं है, लेकिन सरकार को इस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये बोला गया है। तो इसमें क्या कहा गया था कि राज्य को यह निर्देश है कि 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क, ठीक है, और अनिवार्य जो है प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किया गया। और आगे चल करके 9 में इसे मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। मौलिक अधिकार में जोड़ने का मतलब हो गया कि अब आपको अनिवार्य है, इस पर आपको काम करना पड़ेगा, सरकार अब बाध्य हो गया। लेकिन जब पहले 45 की बात करें तो सरकार इस पर बाध्य नहीं था, है ना, सरकार इस पर बात नहीं था, सरकार कर सकता है, ठीक है, लेकिन कानूनी बात नहीं था। हम जाकर के जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसके प्रति जो हम चुनौती नहीं दे सकते थे कि सरकार ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन जब ये आर्टिकल 21 में मतलब मूल अधिकार में जुट गया, तो अगर हमें एक बढ़िया एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं मिलता है तो हम डायरेक्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर हम जा सकते हैं इसको लेकर करके। तो ये काफी बढ़िया किया गया 2009 में। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आशा करते हैं कि हम जो भी आपको बोल रहे हैं, जो वार्ताएं हम दोनों के बीच हो रही है, वो पूरी आपके दिलो दिमाग में उतर रहा है, ठीक है ना। और इसको लिंक कीजिए, सोचिए, अपने आप में इसको सोचिए कि क्या ये सही है, क्या गलत है। बुक खोलिएगा, आपके पास जो पॉलिटी का बुक होगा, ठीक है, वो बुक खोलिएगा तो आपको ये बात देखने को मिलेगा। इसके बाद एक और है, डीपीएसपी का ही एक पार्ट है, आर्टिकल 46 से क्या कहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने की बात यहाँ पर किया गया है। ठीक है, 45 में तो कह दिया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को भाई साहब निःशुल्क शिक्षा आपको देना पड़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा। लेकिन 2009 से पहले देना पड़ेगा, लेकिन सरकार पता है कितना एक्टिव होकर काम करता है। लेकिन जैसे ही 2009 में यहाँ पर ऐड कर दिया गया मौलिक अधिकार में, तो सरकार के भैया ये तो करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट डंडा मार के करवाएगा। ठीक है, ये हो गया। 46 में डीपीएसपी के 46 में ये भी बोला गया है कि जितने भी मतलब अनुसूचित जाति हैं, जनजाति है, और जो कमजोर तबके के वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए जो है शिक्षा और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने की बात की गई है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अतीत की अगर हम बात करें, जैसे कि अंग्रेजों के शासनकाल, ब्रिटिश काल में, उन्होंने सबसे पहले हमारे एजुकेशन व्यवस्था को तोड़ा। ठीक है, एजुकेशन व्यवस्था को तोड़ा, चौपट किया, और टेक्निकल से हम लोग को बहुत दूर रखा, ठीक है ना, जिससे हम जो है एजुकेशन के मामले में काफ़ी पिछड़ गए, कोई नए इनोवेशन नहीं कर पाए। ठीक है, तो वही जब संविधान लिखा गया तो ये सारी बातें जो है, जो पहले हमने झेल चुका था, वो सारी झेली हुई बातों को संविधान में जो यहाँ पर अनिवार्य रूप से वर्णित कर दिया गया है कि जो भी सरकार आएगी उसे यह काम भाई साहब करना पड़ेगा। ठीक है ना, जनता के हित में ये काम करना पड़ेगा। अब आर्टिकल 21A में जुड़ने के बाद तो आम बात है कि करना ही पड़ेगा ही, तो ये बात यहाँ पर हो गया। फिर अगर हम बात करें मौलिक अधिकार का, मौलिक अधिकार संविधान के जो भाग 3 है, ठीक है, मौलिक अधिकार अगर हम बात करें उसमें आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30 की बात करें तो ये कहता है कि ये जो सांस्कृतिक और भाषा को सुरक्षा के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और संचालन करने का अधिकार देता है। ये बताता है कि जो अल्पसंख्यक है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको अपनी संस्कृति और जो उनके जो जिस समुदाय से वो आते हैं, उनको उसी समुदाय में जो एजुकेशन दिया जाता था, ठीक है, उसके लिए जो है वह स्वतंत्र हैं, वे अपना एजुकेशन व्यवस्था, अपना जो है संस्थान जो यहाँ पर संचालित किया जा सकता है। कुछ दिन पहले यूपी में मदरसा को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, हम इस पर चर्चा करेंगे, जैसे धीरे धीरे चर्चा करेंगे, नहीं तो ज़्यादा फिर इधर उधर करेंगे तो वीडियो आपका लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप बोरिंग महसूस कीजिएगा। ऐसे तो हमें लगता है कि बोरिंग महसूस नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हैं, जो रिलेटेड है आपका कंटेंट है, जो सिलेबस डिमांड कर रहा है, बस उसी पर हम चर्चा करेंगे आप लोग की। ये हो गया। इसके साथ ही एक और आर्टिकल देखने को मिलता है 51A को, 51A, जितना भी यहाँ पर जब देखिएगा ना, ये अगर ये जो
डिजिट है, डिजिट के अलावा अगर क ख ए बी सी डी आपको जो भी दिया गया रहेगा आर्टिकल में, तो ये समझिएगा कि इसे संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। मतलब जब मूल संविधान था तो मूल संविधान में ये नहीं था। जैसे कि बात करें आर्टिकल 21A, तो ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 2009 में जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए 45-46 ये मूल संविधान में है, 21-30-29-30 ये मूल संविधान में है, शुरू से ही था। अगर हम 51A की बात करें, ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में एक संशोधन किया जिसे मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। उसमें यहाँ पर जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य 4A, संविधान के भाग 4A, आर्टिकल 51A, ठीक है, या क बोल सकते हैं। उसमें यहाँ पर एक भाग जोड़ा गया 4 क, ठीक है, जिसमें 51A यहाँ पर रखा गया। उसमें क्या किया गया कि यह नागरिकों को शिक्षा के महत्व को समझने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बात करता है। तो हमने क्या देखा, आर्टिकल आपको याद है, क्योंकि जब मेंस में जब हम इसको लिखते हैं ना, तो इसको बूस्ट करने के लिए जो है, आकर्षक बनाने के लिए, अपने राइटिंग को, आंसर राइटिंग को आकर्षक बनाने के लिए काफ़ी बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो ये संविधान वाली बात वहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। आप जब भी बैठे, तो हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि कॉपी कलम लेकर के बैठे, मेन टॉपिक। जैसे कि अगर आप जो नए स्टूडेंट हैं, हमने बोला भाई साहब यह अनुच्छेद है 21A 2009 में जोड़ा गया, आर्टिकल कौन सी है, तो ये मौलिक अधिकार की भाग है, मौलिक अधिकार का पाठ है, कौन सा भाग में है, तो 3 में है। अगर हम नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP की बात करें, तो ये भाग 4 में आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आर्टिकल 45 क्या कहता है, 46 क्या कहता है। फिर 29 और 30 ये आपका भाग 3 में आता है, मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है, 51 का 1976 में, तो ये सब थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा ना, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे PPT आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये तो हमने संवैधानिक बात कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो पहली हमने आपको टॉपिक दिया था, पहला टॉपिक कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1948। ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1948, ये यहाँ पर एक फैक्चुअल हो जाता है, पीटी के लिए आपको प्रश्न बन जाता है कि इसमें जो ये किसके सिफारिश पर लाया गया था। याद रखना, ये कोठारी आयोग का गठन किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1948 के लिए, 1968 के लिए, सॉरी 1968 के लिए। ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या था, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक कोठारी आयोग गठन किया गया था। यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि क्या 1968 से पहले, क्या कोई 1968 से पहले और आज़ादी के बाद क्या कोई और ऐसा आयोग गठित हुआ था? तो हाँ, ऐसे 2 आयोग हैं। पहला आपका है राधा कृष्णन आयोग, जो कि 1948 से 49 में यहाँ पर गठन किया गया था। ठीक है, इसे जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य था उच्च शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना और उसमें सुधार एवं सुझाव देना था। तो याद रखना, राधा कृष्णन आयोग का भी गठन कर दिया गया था 1968 से पहले, यानी आज़ादी के तुरंत बाद। इसका उद्देश्य था कि उच्च जो शिक्षा है, हायर जो एजुकेशन है, उसमें जो है अध्ययन को जो है काफ़ी सुविधाजनक और सुगम बनाना था। ठीक है, फिर इसके बाद एक और कमेटी के गठन किया गया था, ये था आपका मुदालियर कमेटी। ठीक है, मुदालियर कमेटी था जो कि 1952 से 53 में गठित किया गया था, और इसे क्या कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग इसे कहा जाता है। इसने माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जो है व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया था। जो राधा कृष्णन थे वो उच्च स्तरीय शिक्षा को व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया था। जो मुदालियर आयोग था वो आपका जो है माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए इस पर काम किया गया था। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ा और आगे बढ़कर करके आया आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, जिसके जिसके सिफारिश पर यह लाया गया था, वो थे आप दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, की अध्यक्षता में एक कोठारी आयोग का गठन किया गया था। उन्हीं के कुछ प्रावधान यहाँ पर आपको हम बताएंगे, क्या इसमें व्यवस्था किया गया था, कैसे इनको जो है जमीनी स्तर पर उतारा गया था, ये सारी यहाँ पर हम बातें करेंगे। अब देखते हैं कि इस नीति के तहत क्या किया गया। अभी शायद ग्रेजुएशन बिहार में भी 4 साल का कर दिया गया है। ठीक है ना, ग्रेजुएशन 4 साल, तो ग्रेजुएशन जो 4 साल है ना, ये आपका जो 2020 वाला जो नई शिक्षा नीति है
उसके तहत किया गया है। हम जब चर्चा करेंगे 2020 वाला नई शिक्षा नीति, तो बिहार में किस प्रकार से इसको अभी तक मतलब अप्लाई किया गया है ये देखेंगे, कि कितना संशोधन इसमें किया गया ये देखेंगे, पूर्णतः अप्लाई किया गया है कि नहीं ये देखेंगे। लेकिन अगर बात करें जो 2020 से पहले वाले जितने भी सिस्टम की बात करें, उसमें आपका क्या था, उसमें था कि जो जो लेबल होगा, जो डिवाइड किया गया था, वो किया गया था कि बोर्ड परीक्षा 10th वाला, 10+2+3। आप लोग को याद होगा, जो नए स्टूडेंट है वो तो 4 साल वाला ग्रेजुएशन करेंगे। ये था क्या था, 10th बेसिक था आपका, ठीक है। ये आपका जो 12th वाले जो आप पढ़े होंगे वे आपका 2 साल का था, ठीक है। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर 3 साल के हो रहा था। ये था 10+2+3 के फॉर्मेट पर काम कर रहे थे, ठीक है ना। 10+2+3 के फॉर्मेट पर काम कर रहे थे। बोला यहाँ पर क्या गया है कि संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की शिक्षा प्रणाली लागू होगी। इसमें एक बात कहा गया था कि जितने हमारे जो देश है, ठीक है ना, वे सारे देश में एक ही प्रकार के शिक्षा प्रणाली, एक ही संरचना में शिक्षा प्रणाली, पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो है इसी प्रणाली से जो है यहाँ पर एजुकेशन व्यवस्था को, प्रणाली को लागू किया जाएगा। वो व्यवस्था क्या था, 10+2+3 वाला व्यवस्था, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना होगा। इसमें जो है 10 वर्ष की शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम, 10 वर्ष मतलब 10th जब पास कर लिए तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि अभी भी मतलब मिलता ही है। लेकिन जो नए एजुकेशन बेस्ड सिस्टम है उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है, उसको हम समझेंगे डिटेल में। फिर अगर हम 10+2 की बात करें तो ये आपका हो जाता है विशिष्ट पाठ्यक्रम, विशेष पाठ्यक्रम हो जाता है, उच्च माध्यमिक आपका हो जाता है, ठीक है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा, और जब हम बात करें +3 की बात करें तो ये आपका स्नातकोत्तर, यानी जो ग्रेजुएशन आप लोग करते हैं, बीए बीएससी करते हैं, बीओ कम करते हैं, ये आपका +3 में आ जाता है। मतलब 3 लेवल में बांटा गया, आधारभूत, विशेष पाठ्यक्रम यानी व्यावसायिक, और आपका स्नातक पाठ्यक्रम में यहाँ पर बांटा गया। और प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने पाठ्यक्रम निर्धारित करने की स्वतंत्रता दे दी गई। मतलब जैसे कि देखिए, बिहार का अलग आपको सिलेबस मिलेगा, यूपी का अलग सिलेबस मिलेगा, झारखंड का अलग सिलेबस मिलेगा, एमपी का अलग सिलेबस मिलेगा, तमिलनाडु में जाइएगा तो वहाँ पर अलग सिलेबस मिलेगा, है ना। तो ये सरकार को, मतलब राज्य सरकार को ये स्वतंत्र दे दिया गया, सॉरी जो विश्वविद्यालय है उसको स्वतंत्र दे दिया गया कि आप जो है अपना या अपनी तरह से जो है इसकी पाठ्यक्रम को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे बिहार में पाटलिपुत्रा है ना, फिर BSEB जो आपका है, मगध यूनिवर्सिटी है, ये सब अपना अपना जो है पाठ्यक्रम जो है लेवल पर वो बांटता है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि किस फॉर्मेट पर काम कर रहा है 1968 वाला शिक्षा एजुकेशन। आगे अगर हम बात कर लेते हैं इसी रूप में, कहता है कि इसका मेन उद्देश्य क्या था कि सारे ऑल ओवर इंडिया में जो है एक समान शिक्षा प्रणाली को लागू करना था। मतलब सभी के लिए एक रूपता, 10+2+3 वाले जो है सभी स्टेट में जो है ये आपको लागू करने के लिए बोला गया था। फिर ये भी यहाँ पर कहा गया था कि जो 10 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार करने पर बल दिया गया, ठीक है ना। जो 10 से जो 14 वर्ष थे, 14 वर्ष के बच्चे, अभी भी देखिएगा कि मिनिमम एज, क्लास 10th का मिनिमम एज शायद अभी भी शायद 14 वर्ष ही है। तो जो आपका आधारभूत एजुकेशन है वो 10 से 14 वर्ष में बच्चे को एकदम दे देना है, मिल जाना है, ठीक है। न्यूनतम शायद 14 है, आप लोग पता कर लीजिएगा, एक बार पता करके हमें कमेंट कर दीजिएगा, हमें थोड़ा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आपको क्या कहा गया कि कृषि और उद्योग से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई। कृषि और उद्योग से संबंधित जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिश किया गया। कई सारे इसके लिए जो है कृषि से संबंधित विश्वविद्यालय भी खोले गए। नए नए जो है दूरदर्शन पर जो है एक प्रोग्राम भी लाया गया था, कृषि से संबंधित प्रोग्राम लाया गया था, ठीक है। फिर आपका है परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय, प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया गया। जो परीक्षा की जो प्रणाली है, जो परीक्षा का जो व्यवस्था है, जो एग्जाम हम देते हैं, उसको जो है विश्वसनीय और प्रभावशाली जो इसमें रूल के द्वारा जो है बनाया गया, ठीक है। फिर है आध्यात्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई ताकि वंचित वर्गों तक इसका लाभ पहुंच सके।
है ना। कैसी शिक्षा देने की बात की गई, तो आध्यात्मिक शिक्षा देने की बात की गई। मतलब इसमें आपका जो है जो वंचित वर्ग, जो पिछड़े वर्ग हैं, जहाँ पर जो किसी प्रकार के अभी तक विकास नहीं हुआ है, एजुकेशन का कोई नाम नहीं है, तो वहां पर जा करके उसी लेवल में, है ना, मतलब ज्ञान से भरी कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, ये सारी बातें जो है एक आध्यात्मिक शिक्षा के तौर पर आपको दिया जाएगा। व्यवहारिक शिक्षा आपको दिया जाएगा, जिसमें व्यवहार से बात, व्यवसायिक शिक्षा के बारे में आपको दिया जाएगा। एक मतलब आपके अंदर जो मतलब किसी को समझना, है ना, कैसे किसी को समझ सकते हैं, कैसे अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, सब आपका आध्यात्मिक यानी व्यवसायिक शिक्षा के रूप में आपको देखने को मिलता है। अब आइए कुछ और हम प्रावधानों की बात कर लेते हैं। 1968 वाला शिक्षा का जो है सार्वभौमिकरण, जैसा कि हमने बताया कि सभी स्टेट में जो है अनिवार्य कर दिया गया एक ही प्रकार के शिक्षा, मतलब इसको क्या किया गया, सार्वभौमिकरण किया गया। प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य बनाने की दिशा में कदम उठाए गए, जिससे अधिक बच्चों को शिक्षा का अवसर मिल सके। जो प्राइमरी एजुकेशन है मिनिमम 10th तक, ठीक है ना, मिनिमम 10th तक जो आपका जो प्राइमरी एजुकेशन था उसको इस पर एकदम पूरा फोकस किया गया, ठीक है, इस पर पूरा फोकस किया गया और इसको अनिवार्य कर दिया गया कि सभी बच्चों को जो है इतना तक तो शिक्षा आपको देना अनिवार्य है, ठीक है, इतना तो शिक्षा देना आपको अनिवार्य है। आगे यहाँ पर एक इसमें बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा शब्द यहाँ पर ऐड किया गया, ठीक है, इसमें भाषा की नीति, इसमें एक सूत्र जोड़ा गया, तीन भाषा फार्मूला। तीन भाषा फार्मूला, इसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है कि ये क्यों जोड़ा गया, ठीक है, बताते हैं, अभी थोड़ा सा बताते हैं, हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अपनाया गया जिससे जिससे छात्र को हिंदी, अंग्रेजी एवं जो है करा कि एक क्षेत्रीय भाषा सीखने का जो है अवसर मिला। लेकिन भाई साहब इस पर विवाद हुआ, क्योंकि यहाँ पर दो तो अनिवार्य कर दिया गया, हिंदी और अंग्रेजी। आपको जैसे कि पता है कि अगर हम बात करें हमारे प्यारे भारत की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये उत्तर वाले जो क्षेत्र आप देख सकते हैं, उत्तर वाले क्षेत्र देख सकते हैं, ये पश्चिम वाले जो क्षेत्र देख सकते हैं, पूर्व वाले क्षेत्र देख सकते हैं, ये इस एरिया में क्या होता है, ये हिंदी भाषी क्षेत्र है ना, ये तो हिंदी भाषी क्षेत्र है। लेकिन जैसे ही हम बात कर लेते हैं ये जो पश्चिम भारत का जो पश्चिमी भाग है, सॉरी दक्षिण जो भाग है, दक्षिण भारत की जो स्टेट है, राज्य है, वहां पर जो शुरू से ही जो है हिंदी का आपका विरोध हुआ, है ना, शुरू से ही वहां पर हिंदी का विरोध हुआ। तो जब यहाँ पर इस प्रकार की भाषा का यहाँ पर किया गया, तीन भाषा सूत्र का मतलब यहाँ पर किया गया और हिंदी और अंग्रेजी को अनिवार्य बना दिया और एक क्षेत्रीय भाषा को यहाँ पर रखा गया, तो जो दक्षिण भारत के लोग थे वो इससे नाराज थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर ऐसा होगा तो हमारी जो संस्कृति है, क्योंकि आर्टिकल हमने 29 और 30 में देख लिया कि हमारी अपनी जो संस्कृति है, ठीक है, उसको हमें संजोग के रखना है। तो उनको लगा कि या तो हमारे संस्कृति पर खतरा है, हमारे जो लैंग्वेज है, तमिल हो गया आपका, तेलुगु हो गया आपका, जो लैंग्वेज है उसको तो मतलब दबदबा कम हो जाएगा। तो उन्होंने इसका काफी विरोध किया, इसका काफी विरोध किया, ठीक है ना। तो ये आपका मेरा एक सजेशन है, अभी भी आप कुछ दिन पहले की बात करें तो जब भारत का 2025-26 का जो बजट आया, उसमें जो आप जानते हैं कि जो रुपया का जो सिंबल है ये इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से सिंबल दिया गया है, जिसमें ये आपका जो है आपका देवनागरी लिपि में र लिखा गया है। 2009 की 10 में ये ऐड किया गया था, चर्चा करेंगे तो कभी इस पर बताएंगे। लेकिन जब तमिलनाडु का जो बजट पेश किया गया, तमिलनाडु का जो इस बार का बजट पेश किया गया 25-26 वाला, उसमें इस सिंबल को नकार दिया और एक अपना अलग सिंबल वहां पर ऐड किया रुपया का, क्योंकि काफी नफरत करते हैं वो लोग। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि हम ये कर सकते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया वाले जो देश थे, जो पूर्वी भारत का जो देश है, जो पश्चिम भारत का जो स्टेट है, हम ये कर देते हैं कि जो दक्षिण भारत के जो लैंग्वेज है, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, उस लैंग्वेज को अनिवार्य कर देते हैं उत्तर भारत में, ठीक है, पूर्वी भारत में कर देते हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां पर कर देते हैं, ताकि उन्हें भी लगे कि
मेरा लैंग्वेज का भी विस्तार हो रहा है, मेरी भाषा का भी विस्तार हो रहा है। ये काफी मतलब बेसिक पॉइंट है, ठीक है ना। इस पर आप लोग भी विचार कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि भाईचारा भाईचारा तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे की जो परंपराएं हैं, जो एक दूसरे को जो विरासत में जो मिला है, उसे हम आपस में बांटे, है ना, उसे हम आपस में बांटे। जब तक नहीं बांटेंगे तब तक भाईचारा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो उन्होंने, दक्षिण भारत वाले लोग यही सोचा कि हम हमें इस प्रकार की जो व्यवस्था थोपी गई है, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो हमें भी, अगर मान लीजिए नॉर्थ इंडिया वाले हम लोग अगर तमिल सीख लेते हैं या तेलुगु भाषा सीख लेते हैं, जो दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो अगर सीख लेते हैं, तो जब हम दक्षिण भारत अगर जाते हैं तो वहाँ पर आज जो देखा जाता है ना एक बुरी नज़र से कि ये हिंदी भाषी के लोग हैं और यहाँ पर आए हैं, तो ये दूरियां आपस में मिट जाएगी, ठीक है, ये दूरियां आपस में मिट जाएगी। ये लगता है शायद ये जो हम जब पढ़ेंगे ना ये एजुकेशन नीति 2020 वाला, इसमें शायद किया गया है लेकिन पूर्णतः अनिवार्य रूप से नहीं किया गया है। चर्चा करेंगे जब इस पर डिटेल से आएंगे तो ये होना काफी जरूरी है, ताकि उन्हें भी लगे कि मेरी लैंग्वेज उधर जा रहा है और उसकी लैंग्वेज हम सीखें, तो इसमें कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकता है। आपको क्या इस पर राय है, विचार है भाईचारा को लेकर के, ताकि किसी के बीच मतभेद न रहे? आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए, ठीक है। शोध कीजिए, सोचिए, विचारिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप हमें ये बताइए, अभी तक हमने आपको जितना भी बताया पढ़ाया, क्या आपको बोरियत महसूस हुआ? क्या आपको लग रहा है कि हम बकवास कर रहे हैं? ठीक है, क्या आपको लग रहा है कि टाइम पास हो रहा है? मुझे तो लगता है कि नहीं, हम आपको केवल ज्ञान से भरी बातें बोल रहे हैं, ठीक है ना। आप इस पर विचार जरूर कीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो 3 भाषा फार्मूला सूत्र वाला ये देख लिया, थोड़ा सा विवाद जो था वो भी हमको समझा दिए। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं। इसको मिटारा जाए, कहाँ से मिटा रहे, रबड़ कहाँ गया भाई साहब? ये रबड़ आ गया, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं। फिर तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया, क्योंकि हम शुरू से ही जो है मिडिवल से बात करें, फिर हम एंशियंट से बात करें, प्राचीन भारत से भी अगर बात करते हैं, तो तकनीकी मामले में हम उतना आगे नहीं थे। साहित्यिक मामले में थे, लेकिन उस समय भी बटे हुए थे, पूरी तरह से मतलब हम वो नहीं थे तकनीकी मामले में, है ना। तो जब नए अंग्रेजी शासनकाल में तो हुआ है, वो तो केवल अपने फायदे के लिए सारे काम जितना भी मतलब डेवलपमेंट हुआ, गलती से ही सही यूज तो किए, है ना, अच्छा हुआ, लेकिन गलती से ही, लेकिन वो अपने फायदे के लिए किए, मेरे फायदे के लिए कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। जो भी वो लाए नियम कानून, जो व्यवस्था थोड़ा बहुत सुधारे, वो सब अपने फायदे के लिए सुधारे, ताकि उनका जो व्यवसाय है, ब्रिटिश सरकार का जो व्यवसाय है, वो सही से चल सके और उनको काम करने वाले यहीं पर उपलब्ध हो जाए। क्योंकि जो विदेश से जो आते थे ना, उनके जो कंट्री जाते थे, वो बहुत डिमांड था उनका, अयाशी की जिंदगी जीने वाले थे। तो कि थोड़ा सा यहीं पर व्यवस्था को सुधारा जाए और यहीं के लोग को जो है क्या किया जाए, इसमें काम में लगाया जाए, ठीक है। तो तकनीकी शिक्षा पर हमने बहुत ध्यान दिया। आगे बात यहाँ पर किया गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता में हमने सुधार किया, पाठ्यक्रम, अच्छे अच्छे पाठ्यक्रम, ठीक है। जो गलतियां हमने की उसको ऐड किया, और आगे आने वाले समय में ऐसी गलतियां ना हो, इसे भी ऐसे भी सब विषय को पाठ्यक्रम में रखा गया है। एक बात और हम आपको बता दें भाई साहब, इतिहास के मतलब हम सब जानते हैं कि इतिहास क्या होता है। जो बात बीत गई, जो पहली घटनाएं घट चुकी है, जिसमें हम किसी भी प्रकार के संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हमें उसी रूप में एक्सेप्ट करना होगा, यही इतिहास है भाई साहब। हम इतिहास को जुठला नहीं सकते, समझे ना। इतिहास जो है तो है, उसको हमें उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। अगर वो गलत है तो गलत रूप में हम उसको स्वीकार करेंगे, अच्छा है तो उसे हम अच्छा रूप में स्वीकार करेंगे। अगर वर्तमान समय में अगर हम इतिहास से छेड़खानी करेंगे, ठीक है ना, तो वो आगे आने वाले जो भविष्य होगा, जो आगे आने वाला जो पीढ़ी होगा, वो इतिहास को सही ढंग से जान नहीं पाएगा। तो मेरा जहाँ तक यह बात है कि इतिहास को आप स्वीकार कीजिए, चाहे बुरा हुआ हो चाहे अच्छा हुआ हो। बुरा हुआ तो उस बुरा को हम वर्तमान समय में उसको दूर करेंगे,
लेकिन इतिहास को एज इट इज आप वही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। उसको आने वाले पीढ़ी को उसी प्रकार से अध्ययन करने दीजिए जैसा इतिहास में हुआ है। ये बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपकी इस पर क्या राय है वो आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि जैसे कि एनसीईआरटी जो नया वाला जो एनसीईआरटी का जो नया प्रकाशन आया है उसमें है कि मिडिवल का जो कुछ टर्म है, मिडिवल मध्यकालीन भारत का जो कुछ टर्म है वो यहाँ पर शायद हटा दिया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हम फिर से बोले कि इतिहास को स्वीकारना पड़ेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, शिक्षा में केंद्र और राज्य की भूमिका। यहाँ पर क्या किया गया कि शिक्षा जो है केंद्र का भी पार्ट होगा और इसके साथ साथ राज्य का भी पार्ट होगा। मतलब केंद्र और राज्य सरकार के बीच शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरदायित्व को जो है स्पष्ट किया गया, ठीक है, जिससे शिक्षा प्रणाली अधिक संगठित हुए। आगे हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये तो चर्चा कर लिए हैं, ये हो गया चर्चा। आगे देख लिया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का कुछ और प्रावधान है। यहाँ पर अब ये देखना है कि हमने तो ऊपर देखा कि कौन कौन से सकारात्मक पक्ष है, क्या क्या बदलाव किया गया, ठीक है ना, क्या क्या इसमें ऐड किया गया। 3 भाषा सूत्र फार्मूला भी हमने देख लिया, और कहाँ पर वो गड़बड़ी हो रहा है आज भी भोगते ही हैं जो लोग हिंदी भाषी क्षेत्र जो जाते हैं साउथ में काम करने के लिए, इसका दुख झेलते हैं, ठीक है ना, आज भी इसका दुख झेल रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा मतलब विचार कीजिए। नकारात्मक पक्ष देखिए, इस नकारात्मक पक्ष में इस टॉपिक को ऐड किया गया है ना। अब देखिए हमने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी, अरे ये करना है, वो करना है, ये करना है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर उतारने की बात आती है ना तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि शुरू से ही विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र में। अब एकाएक करेंगे, और ना ही इंडिया की उतना इकोनॉमिक ग्रोथ है, इनकम है कि जमीनी स्तर पर एकाएक इसको उतार दे। तो सबसे पहली समस्या तो यही आया, संसाधनों की कमी। सबसे पहली समस्या यहाँ पर यही से उठकर आया, संसाधनों की कमी। हमने बड़ी बड़ी बातें तो लिख दी, कर दी, लेकिन जब हम इसे जमीनी स्तर पर ले करके गया, आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर के लिए भाई साहब चाहिए हमको क्या चीज़, पैसा, जो कि उस समय जो है नहीं था, उतना नहीं था। हमने एक बहुत ही बढ़िया, मेरे दिमाग में एक बड़ी बढ़िया सोच है, हम आप लोग के पीछे टॉपिक का भी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इस बात को रखेंगे, और आप लोग इस पर क्या विचार करते हैं आप लोग जरूर हमें बताइएगा, साझा कीजिएगा। तो आपने नकारात्मक पक्ष में ये लिख सकते हैं कि क्या यहाँ पर हुआ, संसाधनों की कमी, क्योंकि इस नीति के तहत शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने की बात कही गई कि सभी को एक जैसा हम कर देंगे, लेकिन कई क्षेत्रों में पर्याप्त स्कूल शिक्षा और बुनियादी सुविधा की कमी महसूस की, है ना। ये बोल तो दिया कि सब जगह एक जैसा समानता जो है एजुकेशन लागू किया गया, लेकिन सब जगह हालत तो एक जैसा नहीं ना है। ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाइए, अभी भी आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की तुलना कीजिए, दो जगहों की तुलना कीजिए, क्या दोनों के बीच आपको एक जैसा परिवेश मिलेगा, दोनों जगह आपको एक जैसा इनकम मिलेगा, नहीं मिलेगा, सुविधा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये तो देखने को बुनियादी ढांचा में जो असफलताएं हैं वो पहले भी था और आज भी अभी वर्तमान में भी देखने को ये मिल रहा है। का बहुत सुधार हुआ है लेकिन देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर 3 भाषा सूत्र वाला, तो 3 भाषा सूत्र काफी बड़ी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ ये, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा किया, आपको ये बात पर थोड़ा सा आपको अमल जरूर कीजिएगा, है ना, क्योंकि दक्षिण भारत में काफी इसका विरोध हुआ। हिंदी भाषी क्षेत्र तो का बाबा अरे भाई हमारा तो लैंग्वेज ठीक चल रहा है, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि भारत का कोई भी आधिकारिक भाषा नहीं है, ठीक है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी एक आधिकारिक भाषा है लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है ना। 22 संविधान में 22 भाषाओं की चर्चा की गई है, इंग्लिश नहीं है उन 22 भाषाओं में, तो सभी की सभी आधिकारिक भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, अभी तक कोई नहीं है, संभव ही नहीं हो सकता। क्योंकि भारत को जब हम एकजुट रखना है, पूरे भारत को एकजुट रखना है, तो क्योंकि शुरुआती समय में जब आया ना, जब आज़ादी हुआ, आज़ादी के बाद सबसे पहला मुद्दा यही उठा कि जो स्टेट का, जो राज्य का जो बंटवारा होगा वो किस आधार पर होगा, ठीक है। हम चर्चा करेंगे, डिटेल से इसमें चर्चा करेंगे, काफ़ी मजा आएगा आप लोग को भी,
किस आधार पर इसको बांटा जाए। सबसे पहले यही बात उठा, भाषाई आधार पर बांटा जाए। सबसे पहला बात यही उठा कि भाषाई आधार पर बांटा जाए। ठीक है, तो ये तो दुविधाएं शुरू से ही महसूस कर रहे हैं और आज भी इसको हम झेल रहे हैं। ये थोड़ी सी बात यहाँ पर पॉइंट को याद रखिएगा। और जो हमने बोला ना कि साउथ वाला थोड़ा सा मतलब हिंदी क्षेत्र में कर दीजिए, तब बेचारा अब एक्सेप्ट कर लेगा कि उसको लगा कि अरे भाई हम लोग भाषा वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो भी एक्सेप्ट कर जरूर करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर है तकनीकी शिक्षा की सीमाएं थी, बोल दिए, बड़ी बड़ी बातें बोल दिए कि उस समय तकनीकी समझिए ना के बराबर था। कंप्यूटर की अगर बात करें तो शायद नई जो इसके बाद हम पढ़ेंगे ना 1886 वाला, उसमें थोड़ा बहुत मतलब कंप्यूटर का जो है राजीव गांधी के सरकार में काम किया गया था। क्या देखिए, व्यवसायिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई, लेकिन इसे प्रभावी रूप से जो है लागू करने में पर्याप्त संसाधन संसाधन नहीं था। ठीक है, तकनीकी का मतलब है में संसाधन, रुपया पैसा कैसे खरीदे, ना तो उतना नॉलेज था कि खुद से बनाए। जब भी हम पूरे पूरे तरह क्या थे, आश्रित थे, अदर कंट्री पर आश्रित थे उस समय, शुरुआती समय में, है ना। ये है तकनीकी में तो अभी भी पीछे ही है। शिक्षा की असमानता ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, जैसा कि हमने ऊपर बोला ना कि परिवेश एक जैसा नहीं है, ग्रामीण में अलग है, शहरी में अलग परिवेश आपको देखने को मिलता है। वही बोला गया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत बड़ा अंतर था, जिसे सभी छात्रों को समान अवसर नहीं मिल पाया। ठीक है, फिर शिक्षा प्रणाली की कठोरता, परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कई छात्रों के लिए यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक और दबावपूर्ण साबित हुआ। क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो बिहार में क्लास 10th तक इंग्लिश का नंबर नहीं ऐड हुआ। पहले शुरुआती में ऐड होता था, ठीक है, शुरुआती में ऐड होता था, लेकिन इंग्लिश के डर से जो है बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। तो बाद में क्या किया गया, इंग्लिश को जो है अनिवार्य सब्जेक्ट से हटा कर करके ऐसा ही ऐड कर दिया गया। ठीक है, आपको जाना है, केवल परीक्षा देना है, पास फेल में मायने आपको नहीं रखता। लेकिन हमें लग रहा था कि इंग्लिश अनिवार्य कर देना चाहिए अभी, लेकिन अभी भी अगर इंग्लिश अनिवार्य करता है, मुझे बहुत सारे बच्चे छूट जाएंगे, फिर नकवा जाएंगे गांव वाला लोग, फिर डरते हैं बहुत। हम भी उसी दौर से गुजरे हैं, हम भी उससे बहुत डरते थे। ठीक है, ये सब बातें जो है आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए आ गया आप लोग के बीच नया टॉपिक, जिसमें हम चर्चा करेंगे अब वो जो 1986 का जो शिक्षा नीति है उस पर चर्चा करेंगे। तो हमने अभी तक जो देखा 1968 वाले, उससे पहले जो कुछ आयोग का गठन किया गया वो देखा, क्या लाभ हुआ, क्या क्या प्रावधान इसमें ऐड किया गया। और यह याद रखना कि जो 68 वाला जो एजुकेशन नीति था वो इंदिरा गांधी के सरकार में लाया गया था। ठीक है, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य को हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं जो अगला राजीव गांधी की जो सरकार में जो व्यवस्था लाया गया, जिसे कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, ये राजीव गांधी की सरकार में लाया गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु संपूर्ण देश में शिक्षा व्यवस्था को अपनाना। वही बात, जो बात पहले था 68 में जो प्रावधान किया गया था कि हमने एक समान एजुकेशन तो कर दिया ऑल ओवर इंडिया में, सभी को मतलब 10+2+3 वाला प्रणाली लागू कर दिया, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो पाया। तो उसी को इसमें क्या किया गया कि उसको थोड़ा सा सुधार, व्यवस्था में उसको सुधार करने की बात कही गई। प्रणाली आपका वही था 10+2+3 वाला था। ठीक है, ये याद रखना है। शिक्षा के उत्तम क्रियान्वयन हेतु शिक्षा के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला के अनुसार विभाजित किया गया। इसमें एक टर्म जोड़ा गया कि जो शिक्षा का जो क्रियान्वयन है वो 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया, केंद्र सरकार, ठीक है, राज्य सरकार और जिला की जो विभागीय रूप है उस रूप में जो है जाकर के शिक्षा को बंटवारा कर दिया गया, है ना। क्योंकि देखिए अगर जमीनी स्तर पर बात करें तो जिला का जो है रोल काफ़ी अच्छा निभाता है, क्योंकि जिला आपका जो है ग्रामीण इलाका से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर इसका रोल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनको ये काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं।
और उनके अनुसार वहाँ पर व्यवस्था एजुकेशन का कर सकते हैं, सुविधा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो 3 भागों में बांटा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला अनुभागों में बांट दिया गया। इसमें छात्रों के व्यवहारिक पक्ष और शारीरिक पक्ष पर बल देते हुए प्राथमिक शिक्षा में उनके मुख्य स्थान दिया गया। मतलब जो बच्चों के शारीरिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष दोनों पर इसमें काफी जोर दिया गया, क्योंकि जब बच्चा हष्ट पुष्ट होगा, ठीक है, पेट उसका देखिए ज्ञान तभी काम आता है। कोई भी अगर जो आपको ज्ञान बांट रहा है, कोई भी गली में चौराहे में, ठीक है, कोई भी अगर आपको ज्ञान दे रहा है ना, समझिए कि उसका पेट भरा हुआ है। ज्ञान जो बांट रहा, समझिए उसका पेट भरा हुआ है। जो आपके बीच आए, ठीक है, लंबा लंबा फेंकने का मतलब उसका पेट भरा हुआ है, अब आपको केवल लूटना है ना, इसलिए फेंकने वाले से थोड़ा बच के रहिएगा। तो ये बात आपका हो गया, है ना। तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया, उसके व्यक्तिगत जो व्यवहारिक है उस पर जोर दिया गया, और शारीरिक पक्ष पर जोर दिया गया, बच्चों के शारीरिक पक्ष पर जोर दिया गया, क्योंकि उस समय देश काफी गरीबी से गुजर रहा था। तो इस पर जब तक ध्यान नहीं देगा सरकार, जब तक ध्यान नहीं देगा, क्योंकि व्यक्तिगत इनकम बहुत कम था, है ना, बहुत कम था, एजुकेशन पर वो खर्चा कर नहीं सकते थे, प्राइवेट भेज नहीं सकते थे, है ना। तो सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ा। 86 वाले में पहले भी था, 86 वाले में भी यहाँ पर दिया गया, तो थोड़ा सा बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया एवं बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन के स्वरूप को यहाँ पर स्वीकार किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का जो जनसंख्या है वह काफी विशाल है ना। तो इसके लिए जो है, और ये भी जानते थे कि उस समय बहुत ही, अभी भी अगर बात करें ग्रामीण इलाका में भी आप जाइए देखिए, हम सब ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं, नहीं उनके पास है, ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को मतलब अच्छे स्कूल में भेज सके, है ना। तो सरकार को इसमें आगे आना पड़ेगा। जब तक सरकार आगे नहीं आएगी, बेसिक एजुकेशन नहीं सुधरेगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो $5 ट्रिलियन का जो है इच्छा है सरकार का, इकोनॉमी को लेकर जाना है, $5 ट्रिलियन लेकर के जाना है, ये तभी संभव हो सकता है कि जब एजुकेशन सिस्टम मेरा ठीक हो। क्योंकि जब एजुकेशन ठीक होगा, उसके पास नॉलेज होगा, फिर उसके पास जो व्यावसायिक ज्ञान होगा, टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा, उसको सही से यूज कर सकते हैं, है ना। उसके कौशल है ना, कौशल, जब तक आपके अंदर कौशल नहीं आएगा, कौशल का विकास नहीं होगा, तो कैसे हम किसी को यूज कर सकते हैं। आज देखिए थोड़ा बहुत जानते हैं तो टेक्निकल माध्यम से जुड़ करके हम आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन जब इसका नॉलेज ही नहीं होगा तो कैसे हम यहाँ पर जुड़ेंगे। तो इन सब बातों पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया गया, ध्यान दिया गया। तो ये बात आपको ध्यान देना है, ताकि प्राथमिक शिक्षा के तहत महत्व को स्वीकार करते हुए ब्लैक बोर्ड योजना, यहाँ पर याद रखना, एक ब्लैक बोर्ड योजना का जो है निर्माण किया गया एवं 90% छात्रों को इसके द्वारा लाभ पहुंचने की योजना का निर्णय लिया गया। ब्लैक बोर्ड योजना यहाँ पर लाया गया था प्राथमिक शिक्षा को स्वीकार करने के लिए। पहले जो है शिक्षक को ऑर्डर दिया जाता था कि जाइए ढूंढ के लाइए बच्चा को, काहे भाग गया, है ना, बच्चा को ढूंढ के लाइए। थोड़ा बहुत समझदारी बढ़ा है, आप लोग भी थोड़ा सा याद कीजिए बचपना, क्या जाते थे रेगुलर पढ़ने के लिए। ये थोड़ा बहुत मतलब ध्यान देने वाली बात है। 48 मिनट वीडियो जा चुका है, 1 घंटा तक खींचेंगे, समझाएंगे डिटेल से थोड़ा सा। अब देखिए इसकी थोड़ा सा मुख्य विशेषता को देख लेते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है, सर्व शिक्षा अभियान पर जोर दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, याद है ना, आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, मिड डे मील के बारे में भी। सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। महिला शिक्षा पर वो इसमें बढ़ावा दिया गया। महिला शिक्षा आज भी स्थिति अगर देख लिया जाए, पूरा परसेंटेज महिला का तो शायद 50, 55, 52, 53% ऐसे भी कम होगा। ठीक है, चर्चा करेंगे जब जनसंख्या पर, तो नया जो जनसंख्या आने वाला है, ऑर्डर मिल गया है, चर्चा करेंगे। लड़कियों की शिक्षा की जो है प्राथमिकता दी गई, ठीक है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, छात्रों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करने की इस पर विशेषता दिया गया। व्यावसायिक
बहुत जरूरी है, टेक्निकल ज्ञान बहुत जरूरी है। जब बच्चा 6 में पढ़ता है, 6 या कम क्लास में होता है, तो उसको टेक्निकल ज्ञान दीजिए। और वो एकाएक किताब से नहीं दीजिए उसको टेक्निकल ज्ञान, खेल खेल में दीजिए, क्योंकि उसमें बच्चा खेल खेल में बहुत ही जोर से पकड़ता है कोई, क्योंकि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, जानते हैं, है ना, अपने से कोई चीज़ क्रिएट नहीं करते हैं, हम देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, या कोई चीज़ कर रहे हैं और गलती हो गया, गलती से कुछ अच्छा हो गया, तब उस पर मेरा नजर जाता, ध्यान जाता है, ठीक है, तब हम उसको मतलब अपने उतारते हैं, अपने अंदर उतारते हैं। इन सब थोड़ा सा बातों पर जो है हमें ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा में समानता लाया गया, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों पर विशेष रूप से यहाँ पर योजनाएं लागू की गई। शिक्षा का जो है विकेंद्रीकरण किया गया, जैसा कि हमने जाना था 3 भागों में बांट दिया, केंद्र, स्टेट और जिला। विकेंद्रीकरण जैसे कि 1991-92 में हम पढ़ेंगे, पंचायती राज व्यवस्था, प्रशासनिक को जो है विकेंद्रीकरण किया गया, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। अगर एक जगह से हम फोकस कर करके जो है बात सोचेंगे कि पूरा को चला ले, तो संभव नहीं है। तो विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। आगे देख लीजिए, अब एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो है 1992 में एक संशोधन किया गया। जो एजुकेशन सिस्टम था 1986 वाला, 1992 में पीवी नरसिम्हा के सरकार ने एक संशोधन किया, और इस पर जो समिति गठन किया गया था, संशोधन के जो प्रावधान लाए वो लाए गए थे जनार्दन रेड्डी समिति द्वारा, ठीक है ना। ये जो यानी रेड्डी समिति भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके कौन थे, तो जनार्दन रेड्डी जो है इसके अध्यक्ष थे। जनार्दन रेड्डी के सिफारिश से पीवी नरसिम्हा सरकार जो है 1992 में कुछ संशोधन किया। अब वो संशोधन क्या है वो यहाँ पर देख लेते हैं। इसे महिला शिक्षा पर जोर देना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लागू कर, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, कौशल पर ध्यान देना, शिक्षा में समानता लाना, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग यहाँ पर इसको सुविधा प्रदान कराना, शिक्षा को विकेंद्रीकरण, ये सभी जो नरसिम्हा जी की सरकार में जो संशोधन किया गया उसका प्रावधान है 86 वाला में, ठीक है। फिर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षकों को ट्रेनिंग, शिक्षकों को, क्योंकि देखिए शिक्षक ही अगर ट्रेंड ना हो, शिक्षक को ही अगर ज्ञान ना हो, तो जो बच्चा को क्या समझाएगा। हम सब गांव के रहने वाले हैं, ग्रामीण इलाका में आप जाइए, अभी भी मतलब आपको वही कंडीशन मिलेगा, खासकर बिहार में तो एकदम मिलेगा, ठीक है। गुरुजी आएंगे, खाना खाएंगे, हाजिरी बनाएंगे, हाजिरी लेंगे, बाकी बच्चा को, हम खुद अपने बारे में बताते हैं, जब पढ़ते थे ना तो आते थे गुरुजी, बाबू क्या करना है, हाजिरी बना लिए, चलो अंतराक्षरी शुरू कियो, अंतराक्षरी गाना गाते गाते 8वां तक पहुंचे हैं, ठीक है। हाँ, नहीं थे, क्योंकि उनके पास खुद ज्ञान नहीं था, तो वो क्या ज्ञान बांटेंगे, ये बात यहाँ पर है। आगे यहाँ पर किया गया, अब ये हमने देख लिया, दो गो के बारे में विस्तार से पढ़ लिया, एगो 1986 वाला, एगो 1968 वाला। अब कुछ नई टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एक सर्व शिक्षा अभियान पर चर्चा करेंगे, और एक चर्चा कर लेंगे हम आप लोग के बीच मध्याह्न भोजन पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान की अगर हम बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ये भारत सरकार की एक प्रमुख योजना थी, जिसे 2001 में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान एड प्रचार देखते तो आप लोग शायद देखते होंगे कि नहीं देखे होंगे, लेकिन जब हम सब बचपन में थे तो एक आता था पेंसिल पर, बुक में मिलता था, एक पेंसिल पर बच्चा बैठा हुआ है दोनों साइड, ठीक है, लिखे सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, है ना। अभी तो शायद नहीं आता है, तो ये बात मतलब ऐड किया गया, कहाँ कब आया गया, तो 2001 में इसकी शुरुआत की गई। इस भी आपको याद रखना है। इसमें कि इसका उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना जरूरी है। इस पर यहाँ पर क्या किया गया, बात किया गया। अब है मुख्य विशेषता देखते हैं। शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया, ठीक है, सभी बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात की गई। मतलब पूरा जोर दिया गया कि बच्चा को लाओ, उपस्थित करवाओ, हाजिरी बनाने से नहीं होगा। बच्चा क्या होता था, स्कूल के समय में भाग जाता था काम करने के लिए, क्योंकि उस समय इकोनॉमिक था नहीं, पैसा था नहीं। एक
के कमाने से घर चलता नहीं था, तो बच्चों को भी उसमें ऐड होना पड़ रहा था। बच्चों को पकड़ पकड़ करके जो है ला करके जो है यहाँ पर करना था। बुनियादी सुविधा का विकास, स्कूलों में शौचालय का विकास, पेयजल का विकास, पुस्तकालय का विकास, अतिरिक्त कक्षाएं और अन्य सुविधा यहाँ पर ऐड की गई। जो बच्चे कमजोर है उसके लिए अतिरिक्त सुविधाएं यहाँ पर ऐड की गई। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया गया, जो शिक्षक है तो की गुणवत्ता में सुधार किया गया। आज भी जब आएगा ना नकारात्मक पक्ष लिखने के लिए बिहार वाले टॉपिक में, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इस बात को कि आज भी जो है जो बिहार के जो शिक्षक हैं उनको बेसिक जो होना चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो नहीं है। वो सबसे पहले ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, वो भी लोकल एरिया में नहीं, उस एरिया में ट्रेनिंग का मतलब हो गया कि जहाँ पर पहले से वातावरण ठीक है, उस वातावरण में जा करके जब तक उनको ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा तब तक सुधरने वाली व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है। न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया गया कि अगर शिक्षक बनना है भाई साहब तो आपको ये करना पड़ेगा, इतना तक आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, ये डिग्री आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा को लागू किया गया, मतलब अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए जो है विशेष योजना लागू की गई। शिक्षा में डिजिटल तकनीक का यहाँ से मतलब ऐड होना चालू हो गया। ई लर्निंग, अभी जो हम सब जुड़े हुए वो ई लर्निंग के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा के लिए प्रयास किया गया। अभी जो है स्कूलों में डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है लेकिन टीचर को चलाने ही नहीं आ रहा है। सोचिए, हमने क्या बोला कि जब तक उनको जो ट्रेनिंग की जो सुविधा है, जब तक उसको उस वातावरण में जाकर के नहीं दीजिएगा जहाँ जहाँ पहले से व्यवस्था ठीक है, तब तक वो सुधरेंगे नहीं। भावनाओं को समझिए, मेरी भावनाओं को आप समझिए, लोग होशियार आदमी हैं। का प्रभाव देखिए, प्रभाव पड़ा, शिक्षा स्तर बढ़ा, अधिक बच्चे स्कूल में प्रवेश मिले, ड्रॉप आउट दर में कमी आई, मतलब जो पढ़ाई छोड़ रहे थे बच्चे उसमें यहाँ पर कमी देखी गई। लड़कियों की एजुकेशन शिक्षा में प्राथमिकता में बहुत बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिला। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार मिला, पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाया गया। 2018 में जो सर्व शिक्षा अभियान था, इसी 2018 में जो है समग्र शिक्षा अभियान में जो है विलय कर दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सर्व शिक्षा अभियान को किसमें विलय किया गया, तो समग्र शिक्षा अभियान में से विलय किया गया। ठीक है, 2018 में। आगे बात करते हैं मध्याह्न भोजन अभियान। हाँ, कौन कौन खाए हैं बताइए। हम तो भाई खाए हैं, खूब चाव से खाए, अभी भी याद करते हैं। ठीक है, राजमा का सब्जी भात, मजा आता था खाने में। ऐसी बहाने पढ़ने भी जाते थे, सरकार का यही मकसद भी था, कम से कम ऐसे नहीं बच्चा आ रहा है, कम से कम खाने के तो बहाने बच्चा है। सरकार का मूल मकसद भी यही था, वही करा है कि मध्याह्न भोजन, ठीक है, मिड डे मील वाला जो है भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। ये जो है 15 अगस्त 1995, याद रखना 15 अगस्त 1995, ठीक है, को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि बच्चे कुपोषण के शिकार थे, है ना, इसलिए उनको पौष्टिक भोजन बहुत, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम कोई चीज़ को समझ सकेंगे, माइंड ठीक रहेगा तभी तो हम कोई चीज़ को समझ सकते हैं। ये बात पर ध्यान दें। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो बच्चों के कुपोषण को कम करना। इस योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क पौष्टिक भोजन दिया गया। स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति को बढ़ाना, क्योंकि जब भोजन मिल रहा है, ठीक है, चॉकलेट मिल रहा है, अंडा मिल रहा है, हर 7-6 दिन जो है 7 दिन में 6 दिन आपको नए नए अलग अलग प्रकार के मतलब भोजन मिल रहा है। ठीक है, आंगनबाड़ी व्यवस्था भी मतलब किया गया था उसी समय, तो गरीब बच्चे वहां पर पहुंचे, भोजन के ही लोभ में सही लेकिन पहुंचे तो जैसे ही। सामाजिक समानता को बढ़ावा, सभी जाति वर्ग बच्चों के जो एक साथ बैठाकर भोजन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय जो लोगों की मानसिकता थी वो पहले वाला ही मानसिकता था, है ना। उच्च वर्ग के जो जाति लोग हैं वो निम्न वर्ग से दूरी बना करके रखते थे, एक दूसरे साथ नहीं बैठते थे, तो इसको दूर करने में काफी भूमिका निभाया। क्योंकि जब अब देखिए स्कूल का एक ड्रेस होता है ना, वहाँ पर जो है आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, व्यक्तिगत जो अधिकार दिया उसका हनन होता है बचपन में ही। नहीं भाई साहब, आपको जब स्कूल में जाना तो स्कूल का एक नियम रूल होगा,
ठीक है, आपको उसको फॉलो करना है। एक यूनिफॉर्म होगा आपको, जो सभी बच्चे, चाहे वो पिछड़े जाति के हों, चाहे वो उच्च वर्ग के हों, अगर वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, सभी को एक जैसा यूनिफॉर्म आपको पहनना पड़ेगा। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा काम यहाँ पर किया गया। सभी जाति और वर्ग के बच्चों को एक साथ बैठा करके भोजन, सामाजिक समानता यहाँ से बढ़नी चालू हुई। महिला सशक्तिकरण, इस योजना के तहत भोजन पकाने और वितरण की जिम्मेदारी स्थानीय महिलाओं को दी गई, जो कि रोजगार का एक साधन बना। ठीक है ना। चलिए आगे लास्ट टॉपिक इसमें क्या है कि विकास और सुधार, इसमें क्या हुआ। कि 21 में इस योजना का नाम बदल करके क्या किया गया, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण कर दिया गया। जो मिड डे मील था उसका नाम 21 में बदला, क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, मतलब पीएम पोषण इसको कर दिया गया। पोषण स्तर प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए जो है 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन भोजन की आवश्यकता को बढ़ाया गया, मतलब उसको पर डे इतना मिलना चाहिए। कुछ चुनौतियां भी था, जब अप्लाई हो रहा है सरकार ने छूट दिया, तो जब सरकार ऊपर से छूट दिया तो नीचे बहुत सारे भ्रष्ट लोग भी बैठे हुए थे। भाई साहब सब बचबे के खिला देंगे, बचबा खिला देंगे तो हम क्या करेंगे, है ना। तो यही है भ्रष्टाचार और अनियमितता। भ्रष्टाचार देखने को मिला यहाँ पर, काफी देखने को भ्रष्टाचार। ठीक है, क्योंकि कई जगहों पर भोजन की गुणवत्ता जो है खराब मिला, क्योंकि बढ़िया गुणवत्ता बढ़िया जो सरकार भेज रहा था वो तो उनके घर में चला गया। ठीक है, और जो बेकार था वो बच्चों के पास चला गया। जातिगत भेदभाव देखने को मिला, है ना। कुछ स्कूल में बच्चों को जाति के आधार पर अलग बैठाया गया, ये उसमें भी देखने को मिल रहा था। फिर कोविड-19 का प्रभाव भी देखने को मिला। महामारी के दौरान स्कूल बंद हो गए, बच्चे के भोजन नहीं मिल पाया। अब जिससे जो है पोषण का स्तर पर जो है असर पड़ा, कोविड-19 का प्रभाव जो बच्चों पर देखा गया। तो ये हमने आज आप लोग के बीच चर्चा किया, काफी बेहतरीन सा। ठीक, तो वीडियो ये आपको कैसा लगा। पूरा वीडियो 1 घंटा का हो गया है, कोई बात नहीं, पढ़िए, मन से पढ़िए, जोर से पढ़िए। इसका पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करवा देगा टेलीग्राम पर, लेकिन जब बैठिए तो खुद से कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नोट करते चलिए, है ना। आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर आप जरूर कीजिए। ठीक है, बाय बाय।